सुरलाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मेरे सामने उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल के सभी कार्यकर्तागण, आदरणीय मातृश्री, सबसे पहले भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सबका स्वागत करते हुए भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन के ध्येय और विचार पर आप लोगों से कुछ चर्चा प्रारंभ करने से पहले मंच पर से ही एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वैसे तो बाद में समीक्षा बैठक में कहने की बात है, लेकिन मदन लाल जी खत्री और उनके सारे मित्र पर इस बात को सुन ले यहीं पर, और हम सब लोग कार्यकर्ता ही बैठे हैं, इसलिए इस बात को कहना लेने की कोई बात भी नहीं है। विषय ही कार्यकर्ताओं का है, इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल जैसे राष्ट्रीय संगठन का काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनमें से दो बातों से ही हम यहाँ से शुरू करते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन की पहली सीट को। सबसे पहली बात तो यह शिक्षण मंडल का कार्यक्रम है तो वह बाकी सारे आयोजनों से अलग होना चाहिए, इस अर्थ में कि वह समय पर प्रारंभ हो। हमने जो समय कार्ड में लिखा है उस समय पर प्रारंभ हो, चाहे एक व्यक्ति मंच पर उपस्थित हो या एक व्यक्ति सभागृह में उपस्थित हो, ना अतिथि के लिए रुका जाए ना श्रोता के लिए रुका जाए। या परिपाटी प्रारंभ करते अपने आप सब लोग समय पर आना प्रारंभ कर देंगे। कुछ एक तो कार्यक्रमों में कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट को प्रसव पीड़ा के रूप में सहन करें तो उसके बाद में अगले कार्यक्रमों में लोगों को आदत पड़ेगी। हमारा देश भर का अनुभव है, इसलिए इस बात को मैं आपके सामने यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल के एक संगठन के रूप में यदि पहचान है तो वो पहचान इन्हीं बातों के लिए। दूसरा विषय जो है जितना आड़म्बर कम रख सकते हैं उतना कम रखने का प्रयत्न करें। कार्यकर्ता सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा आड़म्बर की स्वागत आदि की बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। जितना कम रख सकते हैं उतना विषय के लिए समझने के लिए हमारे पास में अधिक समय होगा। समित सोमगिरी जी जैसे महान केवल विद्वान नहीं, अनुभूत ऐसे साधक हमारे बीच में बैठे, राष्ट्र जैसे अनुभवी लोग बैठे, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को आपको मिले तो हमारा और उनका भी कम से कम समय बाकी की बातों में व्यर्थ हो जाए, इस बात की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह बात आलोचना के रूप में अन्यथा न ले भी ले और कष्ट हो गया हो तो अच्छा ही है, उस कष्ट से कुछ अच्छा ही निकलेगा, इसलिए उसको कोई मुझे दिक्कत नहीं। तो बात बता करके मैंने जानने के लिए यहाँ से प्रारंभ किया कि हम कार्यकर्ता सम्मेलन में बैठे तो उसकी गरिमा को इस प्रकार से प्रारंभ। भारतीय शिक्षण मंडल एक 44 वर्ष पुराना, लगभग 4.5 दशकों से काम करना हुआ एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। 1969 में रामनवमी के दिन इस संगठन का प्रारंभ हुआ था। भारत में कुछ शिक्षाविद विषयों ने मिलकर के साथ में आकर के इस पीड़ा से, जो कि पीड़ा हमसे से लगभग प्रत्येक के मन में 44 वर्ष के बाद कृपीय है ही, और अनेक वर्षों से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले लोगों के मन में भी और पीड़ा थी। स्वतंत्रता के बाद भी इस देश के लिए काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में वो पीड़ा थी, और वो पीड़ा थी कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था जा पा रही है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? इस देश की शिक्षा व्यवस्था से हम किस प्रकार के समाज का, किस प्रकार के नागरिक का, किस प्रकार के व्यक्ति का और किस प्रकार के राष्ट्र का, किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते हैं? क्या इसके बारे में कोई सुस्पष्ट नीति, सुस्पष्ट दृष्टि नीति निर्धारकों के पास, शिक्षकों के पास, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम लोगों में से किसी के भी पास क्या कोई दृष्टि या नीति उपलब्ध है या नहीं है? यह प्रश्न लेकर के जो चिंतन होता था, उसी चिंतन में से भारतीय शिक्षण मंडल का प्रारंभ हुआ। और बहुत छोटे से और स्पष्ट शब्दों में यदि उसको कहा गया कि शिक्षण मंडल का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि शिक्षा व्यवस्था भारतीय हो, भारत केंद्रित हो, भारतीय संस्कृति को जड़ों से अपने आप को पोषित करने वाली हो, भारत में से उठी हुई हो और भारत के हित के लिए काम करने वाले हो, भारत का भविष्य निर्माण करने वाले हो। और उसके पीछे भाव यही था कि ऐसे नहीं है। और आज की 44 वर्ष बाद यदि हम देखते तो वही हमको कहना पड़ेगा कि आज भी भारत की शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा पद्धति, भारत के शिक्षा संस्थान, उन शिक्षा संस्थानों में होने वाली गतिविधियां, क्रियाकलाप क्या भारत के लिए, भारत में से उच्च हुए, क्या भारतीय संस्कृति से उसका कोई संबंध है, क्या भारतीयता की भावना उसमें मिली हुई है, या उसमें से निकलने वाला जो विद्यार्थी है, उसमें से निकलने वाला जो नागरिक है, उसमें से निकलने वाला जो मनुष्य है,
वही बात। तो इस बात पर हमको गहराई से सोचना है कि ऐसी क्या कार्य पद्धति हो, ऐसी क्या कार्य प्रणाली हो, ऐसे क्या कार्यक्रम किए जाए, ऐसे क्या गतिविधि किए जाए, क्या काम ऐसे हो जो आज से, अभी से, यहीं से हम प्रारंभ कर दें और जिससे कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, अपेक्षित परिवर्तन आना शुरू हो जाए। कम से कम हम में से प्रत्येक जो शिक्षक है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में तो दिशा भारतीयता की ओर, लक्ष्य भारतीयता की ओर चले और शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता है। इस दृष्टि को लेकर के भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना हुई और यही भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य। भारत में कार्य तो करना है, स्वतंत्रता के बाद से और स्वतंत्रता के पहले से यह बात विचारधारा बड़ी स्पष्ट थी। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद जैसे लोगों ने उसके लिए अपने जीवन में बहुत काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना जीवन लगाया, अनेक संत महात्माओं ने अपना जीवन उस काम के लिए खपा दिया, अनेक राष्ट्र पुरुषों ने अपना जो बलिदान किया, वो बलिदान देते समय भारत के बारे में जिस भविष्य के, सुनहरे भविष्य के उन्होंने स्वप्न देखे थे, क्या स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद उन शहीदों के आंखों से आंखें मिलाने की हमारी ताकत है कि उनको कह सके कि आपने अपना जीवन को न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, तो आपने इस भारत का स्वप्न देकर के अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे थे, वो स्वप्न हमने साकार कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ, उसी दिन पांडिचेरी में रहने वाले महर्षि अरविंद का और ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के, स्वतंत्र भारत के जीवन के लक्ष्य क्या होने चाहिए, किस दिशा में भारत को ले जाना चाहिए, इसके बारे में एक मार्मिक उद्बोधन हुआ जिसमें उन्होंने भारत के लिए 5 लक्ष्य बताए और उन्होंने उसमें अनेक सारी बातें कही थी कि भारत को भारत के मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करने का ये जो अद्भुत अवसर मिला है, इस अवसर को लेकर के भारत को सारे जगत का मार्गदर्शन करना है। इस प्रकार की अपेक्षा हमारे मनुष्यों ने की। 1897 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो से भारत वापस आए, तो जिस समय भारत की परतंत्रता की गुलामी को दूर करने की कहीं दूर दूर तक आशा नहीं दिखाई दे रही थी। अंग्रेजों के हाथ में ना कोई नामो निशान नहीं था, किसी भी तरफ किसी भी प्रकार का कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल रहा था। 1897 का एक इतिहास हम पलट करके देखे तो उस समय देखेंगे कि कहीं थोड़ा सा वासुदेव तपड़के का आंदोलन एक तरफ महाराष्ट्र में चल रहा था, कहीं बंगाल के अंदर सन्यासियों के छुटपुट लड़ाइयां चल रही थी, उड़ीसा और बंगाल की जंगलों में सन्यासी आंदोलन चल रहा था। अन्यथा राष्ट्रीयता के आंदोलन 1857 के बाद जो कुचल दिए गए थे, तो 1905 में भंग के आंदोलन के बाद में फिर से प्रारंभ हुए। बीच का काल जो पूर्णतः निष्क्रियता का, तमस का काल था, उस समय में जिस समय स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई को कह रहे हैं कि इस भारत की सबसे बड़ी समस्या युवाओं के हाथों में निस्तेज स्वप्नहीन युवाओं का तमसा शक्ति को होना, यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। ये स्वामी तुरानंद को स्वामी विवेकानंद ने लिखा था और उसी समय में स्वामी विवेकानंद कोलंबो में खड़े होकर के, रामनाड़ में खड़े होकर के, शिवगंगा में खड़े होकर के, लाहौर में खड़े होकर के, अल्मोड़ा में खड़े होकर के पूरे भारत का भ्रमण करते समय भारत के सामने लक्ष्य क्या रखते हैं? जिस देश के स्वतंत्र होने की भी संभावना नहीं दिख रही, उस देश के सामने स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य है। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने मानव मधुराई के अपने भाषण में कहा है। अंग्रेजी में वो अद्भुत शब्द है, वो कहते हैं नथिंग एल्स एंड नथिंग लेस, कोई और नहीं और किंचित मात्र भी कम नहीं। मेरा आदर्श है, मेरा लक्ष्य है, माय आइडियल फॉर इंडिया, भारत के लिए मेरा आदर्श क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्द है, कॉन्करिंग द होल वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी, सारे विश्व को अपने अध्यात्म के द्वारा जीतना, यही एकमात्र भारत का आदर्श है। जिस समय भारत स्वतंत्र होने के निशान में दिख रहे, उस समय स्वामी विवेकानंद भारत के सामने आदर्श रख के सारे विश्व को जीतते। 15 अगस्त 1947 को जो महर्षि अरविंद का जन्मदिन भी है, उस जन्मदिन पर भारत के स्वतंत्र होने के बाद महर्षि अरविंद यही आदर्श भारत के सामने रखे। वो कह रहे सबसे पहली सीढ़ी तो यह है कि भारत को भारतीय मूल्यों के आधार पर खड़ा करो। दूसरी सीढ़ी वो कह रहे कि ये जो खंडित विभाजित भारत है, ये पुनश्च अखंड हो जाए, क्योंकि यह विभाजन उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, अप्राकृतिक, अभौगोलिक और अराजनैतिक है। राजनीतिक आधार पर भी गलत है, भौगोलिक आधार पर भी गलत है और नैसर्गिक आधार पर भी गलत है, अगेंस्ट नेचर। इसलिए विभाजन दूर होना चाहिए, भारत अखंड होना चाहिए। तीसरा लक्ष्य उन्होंने रखा कि पूरे के पूरे एशिया का नेतृत्व भारत करे और एशिया एक पूर्व की संस्कृति के रूप में विश्व के सामने आदर्श के रूप में खड़ी हो। और फिर उन्होंने अंतिम आदर्श भारत के सामने रखा कि भारत को विश्व का मार्गदर्शन करने का और विश्व की मानवता को जीवन जीने का विज्ञान सिखाने का दायित्व अनादिकाल से भारत को मिला हुआ। इस देश ने सारी दुनिया को मानव जीवन की संस्कृति सिखाई, विज्ञान सिखाया, वैज्ञानिक तरीके से कैसे
अमेरिका के हृदय स्थल वाशिंगटन में बीचों बीच वाशिंगटन के अंदर सरस्वती माता की 9.5 फुट की सफेद मूर्ति खरीदी गई मार्बल की। सरस्वती की मूर्ति अमेरिका को एक देश ने गिफ्ट के रूप में दी और अमेरिका के बीचों बीच वाशिंगटन में पार्क के अंदर उसका और अनावरण किया गया। सरस्वती की मूर्ति वहां पर वाशिंगटन में दी गई। किसने दी? भारत ने नहीं दी। भारत नहीं भी नहीं सकता क्योंकि हमारा तो सेक्युलर देश है। हम कैसे सरस्वती की मूर्ति दे सकते हैं? हम तो हमारे देश के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सरस्वती की पूजा नहीं कर सकते। सरस्वती की वंदना इस देश के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सरस्वती की वंदना हो गई थी तो उसके ऊपर सारे देश में बवाल मच गया कि आपने क्या भगवाकरण प्रारंभ कर दिया। अमेरिका में वाशिंगटन में सरस्वती की मूर्ति की स्थापना करने वाले देश का नाम है इंडोनेशिया, जिसकी 93% आबादी इस्लाम को मानती है। 93% मुस्लिम लोग जिस देश में रहते हैं वो देश अमेरिका में जो गिफ्ट देता है वो सरस्वती की मूर्ति देता है। जब यूनेस्को आप तो तालियां बजा दी, लेकिन मुझे तो इसमें ताली बजाने वाली कोई बात दिखती नहीं। शर्म की बात है कि भारत से नहीं गई, इंडोनेशिया से गई। जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और सरस्वती की रोज पूजा करते हैं, वो देश अपने देश में सरस्वती की पूजा नहीं करता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? 1994 में यूनेस्को ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सांस्कृतिक संगठन है, कल्चर के बारे में काम करने वाला संगठन है, उस यूनेस्को ने दुनिया के देशों से डिमांड की, उसके जो मेंबर सदस्य देश है उन देशों को कहा कि आपके देश का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है वो हमको बताइए। दुनिया के अनेक देशों ने अपना राष्ट्रीय ग्रंथ बताया। दुनिया के 52 से अधिक देशों ने कुरान को अपना राष्ट्रीय ग्रंथ बताया। दुनिया के 16 देशों ने गर्व से बाइबल को अपना राष्ट्रीय ग्रंथ बताया। दुनिया के 18 देशों ने रामायण को अपने राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में बताया। इंडोनेशिया ने बताया, मलेशिया ने बताया, थाईलैंड ने बताया, लाओस ने बताया, कंबोडिया ने बताया। दुनिया के 18 देशों ने यूनेस्को के पास सूची भेजी, उसमें कहा रामायण हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये भारत के मनीषियों ने, ऋषियों ने, सारे विश्व में फैलाई संस्कृति का द्योतक है। हमारे लज्जा का विषय है कि उन 18 देशों में हिंदुस्तान नहीं था, भारत नहीं था। भारत की सरकार ने लिख करके भेजा, मैंने वर्ष बता दिया, इसमें किसकी सरकार थी, कौन सी सरकार थी, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पता है। इससे ज्यादा लज्जा का विषय भारत की सरकार ने लिख करके यूनेस्को को भेज दिया कि हमारा देश सेक्युलर देश होने के नाते हम किसी भी धर्म ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं कह सकते। विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पी परमेश्वरन जी ने उस यूनेस्को के घोषणा के बाद पूरे साल भर तक इस बार का अभियान चलाया कि गीता को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ करके मान्यता देकर के विश्व के सामने घोषित किया जाए, लेकिन इस देश की सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी। किंतु 18 देशों ने रामायण को भारत अपने अपने देश का राष्ट्रीय ग्रंथ बताया। भारतीय संस्कृति विदेशों में जाकर के बार बार वहां पर कैसे जीवन जीना इसका प्रशिक्षण भारत ने दिया। कंबोडिया देश का नाम ही कंबोडिया इसलिए पड़ा हुआ, कंबू यहां से गए थे। हम बोलते समय कंबू ऋषि कह देते हैं, ऋषि वो हो भी सकते हैं पता नहीं, लेकिन व्यापारी थे, ये पक्का इतिहास को पता है। मलमल के व्यापारी थे। व्यापारी ऋषि नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं, व्यापारी भी ऋषि हो सकता है। हमारे ऋषि की कल्पना कोई जंगल में जाकर के संन्यास लेकर के तपस्या करने वाली नहीं है। ऋषि मतलब जिसने ऋतु के दर्शन किए, जिसने सत्य के दर्शन किए, साक्षात्कार किया, और सत्य को प्रकट करने वाला ऋषि तो वो व्यापारी भी हो सकता है। इसलिए कंबू ऋषि कहा जाता है तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये अवश्य पता है कि कंबू जो थे वह मोहम्मद के व्यापारी थे और व्यापार के लिए जहाज में अपना माल लेकर के चीन तक, जापान तक और दूर देशों तक जहाज से व्यापार करने वाले व्यापारी थे। और वो कंबू एक बार उनके जहाज में खराबी आ जाने के कारण एक अनजान जिस द्वीप को कोई नाम नहीं था, ऐसे टापू पर जाकर के उनका कार करके मछुआरों के नाव चलाने वालों ने बताया कि इस पर द्वीप के बारे में ऐसी ख्याति है कि इस द्वीप के ऊपर महिलाओं का राज है और वो महिला वनवासी जो
सहज नपासी महिलाएं जिनको वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, इसके निर्वस्त्र हाथ में तीर कमान लेकर गए, पूरे दिनों से इनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। इनके चेहरे पर जो प्रेम के मैत्री के भाव थे और हाथों में वस्त्र थे, शस्त्र नहीं थे। शस्त्रों की जगह हाथों में वस्त्र और चेहरे के भाव देख करके उन महिलाओं ने इनके ऊपर आकर